हिमालय के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ गर्मियां आते ही एक छोटा सा लेक मेल्ट होता है और पानी के नीचे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों ह्यूमन स्केलेटन्स दिखने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन इतना कम कि नॉर्मल इंसान सांस लेने में भी स्ट्रगल करे, हवा इतनी ठंडी कि आवाज भी कान में चुभती है, और इस साइलेंस के बीच एक लेक है जिसका पानी ज्यादातर साल जमा ही रहता है, लेकिन जब गर्मियां आती हैं और बर्फ पिघलती है तो कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी ट्रैवलर, कोई भी हिस्टोरियन नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेगा। सैकड़ों कंकालें बिल्कुल प्रिजर्व्ड, जैसे कल ही किसी ने बॉडीज लेक में छोड़ दी। कुछ स्केलेटन्स के साथ वुडन आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं, कुछ के साथ ज्वेलरी, कुछ के साथ लेदर फुटवेयर और कुछ की खोपड़ियों पर राउंड इंपैक्ट मार्क्स हैं, एकदम परफेक्ट सर्कल शेप में। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये यहाँ सबसे शॉकिंग चीज नहीं है। साइंटिफिक टेस्टिंग के बाद ये पता चलता है कि ये लोग एक ग्रुप के नहीं थे और ना ही एक वक्त के। कुछ इंडियन थे, कुछ मेडिटेरेनियन ओरिजिन के थे और कुछ का जेनेटिक मैच तो साउथ यूरोपियन रीजन से भी था। मतलब एक ही जगह और शायद सब एक ही तरीके से मारे भी गए, लेकिन वक्त अलग और लोग अलग। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रूपकुंड में इतने सारे स्केलेटन्स क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस वजह ने हजारों सालों पहले एक साथ इतने लोगों को मार दिया, और वो भी हिमालय के ऐसी जगह पे जहाँ आज भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल। इस स्टोरी का हर एक लेयर एक राज है, एक हिडन चैप्टर, एक अनआंसर्ड क्वेश्चन, जिसे हम आज के वीडियो में पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। साल 1942 वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंडिया ब्रिटिश रूल में था। उस वक्त ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर HK मधवाल उत्तराखंड के नंदा देवी रीजन में पेट्रोल पर था। ये एक नॉर्मल इंस्पेक्शन था। एल्टीट्यूड 5000 मीटर से ऊपर, पतली हवा और जमीन बर्फ से ढकी हुई। मधवाल एक नैरो ट्रेल पर चढ़ाई कर रहा था, तभी एक लोकल गाइड ने उसे एक छोटे से वैली की तरफ देखने को बोला। उस लोकल गाइड ने बोला कि देखो, वहाँ एक छोटा सा लेक है जिसका नाम था रूपकुंड। क्यूरियोसिटी में आकर मधवाल उस लेक की तरफ चला गया। बर्फ हल्की सी पिघली हुई थी और लेक के किनारे व्हाइट व्हाइट ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे। पहले उन्हें लगा कि ये नॉर्मल स्टोन्स होंगे, फिर उन्हें लगा कि ये आइस ब्लॉक्स होंगे, पर जब वो लेक के पास पहुंचे और एक ऑब्जेक्ट को उठाकर देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई पत्थर नहीं, उनके हाथों में एक खोपड़ी थी, एक रियल ह्यूमन स्कल। उन्हें जैसे ही पता चला कि ये कोई पत्थर नहीं, खोपड़ी है, उन्होंने तुरंत आसपास देखा। वहां एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों कंकाले थी, बिल्कुल उनकी आंखों के सामने, वो भी वेल प्रिजर्व्ड। कुछ कंकाले बाहर लेक के किनारे पर थी और कुछ बिल्कुल लेक के अंदर, जैसे किसी ने केयरफुली रखे हों। मधवाल को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। उन्होंने सोचा कि वॉर तो चल ही रहा है, शायद ये जापानीज सोल्जर होंगे, या फिर शायद कोई प्लेन क्रैश होगा, या फिर शायद ये नॉर्मल विक्टिम्स होंगे। लेकिन वहां कोई यूनिफॉर्म नहीं था, कोई भी बुलेट के निशान नहीं थे और ना ही कोई मॉडर्न टूल, बस एशियंट आर्टिफैक्ट, वुडन स्टाफ, आयरन रिंग, स्किन बैग्स और क्लॉथ फ्रेगमेंट्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट तक रिपोर्ट गई, अनएक्सप्लेन्ड मास डेथ एट रूपकुंड लेक। लेकिन क्योंकि उस वक्त वॉर चल रहा था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक दिया गया और रूपकुंड का राज वहीं फ्रीज हो गया। कुछ सालों बाद वॉर खत्म हुआ और इंडिया को आजादी मिली, लेकिन रूपकुंड का राज वहीं का वहीं था। उस वक्त तक दुनिया को यही पता था कि हिमालय में एक लेक है जहाँ बहुत सारी कंकालें मिली, लेकिन कौन मरा, क्यों मरा, कब मरा और कैसे मरा, ये कोई नहीं जानता था जब तक वहां साइंटिस्ट नहीं पहुंचे। 1990s के एंड में इंडियन एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ने रूपकुंड का फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टडी स्टार्ट किया। फिर 2004 में इंटरनेशनल रिसर्चर्स आए और इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर उन्होंने एक फुल फॉरेंसिक एक्सपीडिशन लॉन्च की, और यहीं से वो सच्चाई सामने आई जिसे डॉक्यूमेंट्री वर्ल्ड में रूपकुंड मिस्ट्री ब्रेक थ्रू कहा जाता है। पहला है रेडियो कार्बन डेटिंग। सबसे हैरान करने वाली खबर ये आई कि ये जो स्केलेटन्स है ये एक वक्त के नहीं है। मेजॉरिटी स्केलेटन्स 850 CE के थे, मतलब लगभग 1200 साल पुराने, लेकिन इनमें से कुछ स्केलेटन 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच के भी थे। यानी यहाँ कुछ सालों नहीं बल्कि सेंचुरीज के गैप में लोग मरे, जिसमें मेन क्लस्टर 850 CE का था। दूसरा, जीनोम सीक्वेंस। साइंटिस्ट ने कुछ इंडिविजुअल्स के जीनोम सीक्वेंस किए और रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग आया। यहाँ कुछ लोग साउथ एशियन ग्रुप के थे, कुछ मेडिटेरेनियन ग्रुप के, और कुछ लोगों के तो ग्रीक लाइक जेनेटिक्स भी मिले। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग थे कौन, ये यहाँ कैसे पहुंचे। इनका ना तो कोई ट्रेड रिकॉर्ड है, ना ही कोई ट्रैवल लॉग और ना ही कोई इंस्क्रिप्शन। इंडिया के हिमालयाज में एक मेडिटेरेनियन ग्रुप का 1200 साल पहले आना हिस्ट्री में कहीं भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये फर्स्ट कंफर्म जेनेटिक एविडेंस है जो ये साबित करता है कि एशियन ग्लोबल ट्रैवलर्स हिमालय तक आए थे। तीसरा, इंजरीज, और यही सबसे बिगेस्ट क्लू भी है। हर एक स्कल पर एक ही टाइप का डैमेज था, जैसे ऊपर से किसी ने उनके सर पर एक भारी ऑब्जेक्ट से मारा हो, लेकिन वहाँ कोई भी वेपन मार्क्स नहीं थे और ना ही कोई शार्प एज के मार्क। इम्पैक्ट सिर्फ सर पर था, बाकी पूरी बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, जिससे साइंटिस्ट को यह साफ पता चल रहा था कि ये वॉर नहीं हो सकता और ना ही दो ग्रुप के बीच की लड़ाई हो सकती है, और ये एक्सीडेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। रिसर्चर्स बिल्कुल स्टक हो गए थे। तब उन्हें एक एशियंट फोल्कलोर मिला, रूपकुंड रीजन के लोकल्स की एक कहानी। वहाँ के लोग एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे देवता एक ग्रुप पर गुस्सा हो गए और उन पर पत्थर बरसा दिए। पहले इसे बस गांव का एक मिथ समझा जाता था, लेकिन स्कल इंजरीज देखकर साइंस को भी कुछ चीजें मैच लगने लगी और इसी कनेक्शन ने पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही बदल दिया।
इमेजिन करो 850 सी का वक्त 50-60 लोगों का ग्रुप एक एशियंट तीर्थ यात्रा पर निकलता है। नंदा देवी राजजात यात्रा का रूट उस वक्त एग्जिस्ट करता था और रूपकुंड लेक भी उसी रूट के बीच में पड़ता था। ये लोग शायद यहीं यात्रा कर रहे थे। इस ग्रुप में औरत, आदमी, बूढ़े, बच्चे सब थे। एल्टीट्यूड हाई था और लैंडस्केप बिल्कुल खुला हुआ था, मतलब शेल्टर लगाने की कोई भी जगह नहीं थी। और तब आया वो तूफान, एक ऐसा सुपर सेल हेल स्टॉर्म जिसे रिकॉर्ड में फ्रीक हिमालयन इवेंट के नाम से जाना जाता है। हवा बिल्कुल शांत पड़ गई, टेम्परेचर बिल्कुल नीचे गिर गया और आसमान से ओले बरसना शुरू हुए। और ये कोई आम ओले नहीं थे, इनका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था, एक क्रिकेट बॉल से भी ज्यादा बड़ा। एक 7 सेंटीमीटर बड़ा ओला इंसानी खोपड़ी को आराम से तोड़ सकता है और यहाँ तो सैकड़ों गिर रहे थे। उन लोगों के पास भागने की कोई जगह नहीं थी, छुपने के लिए शेल्टर भी नहीं था और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सही से भाग तक नहीं पा रहे थे। इम्पैक्ट सीधा सर पर हुआ और वो तुरंत मर गए। कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा ग्रुप एक हेल स्टॉर्म की वजह से मारा गया। बॉडीज धीरे धीरे कर जम गई और हजारों साल बाद वो बॉडीज कंकालों में बदल गई। और जब ग्लेशियर मूवमेंट हुआ तो वो घसक कर धीरे धीरे लेक के अंदर आ गए। ये स्टोरी बनाई गई है साइंस, फोल्कलोर और सभी फिजिकल एविडेंसेस को मिलाकर। और ये कहानी सीधे सीधे लफ्जों में यही कहती है कि नेचर ने इन सबको मार डाला। कोई इंसान नहीं, कोई जंग नहीं, कोई बीमारी नहीं, बस एक हेल स्टॉर्म, आसमान से गिरते हुए सैकड़ों बर्फ के बड़े बड़े गोले। तो क्या मिस्ट्री सॉल्व? नहीं, पूरी तरीके से तो बिल्कुल नहीं। अभी भी 3 सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। पहला सवाल ये है कि यूरोपियंस हिमालय में क्या कर रहे थे? उनके ट्रैवल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई मैन्युस्क्रिप्ट है और ना ही कोई ट्रेड लॉग, तो ये कैसे पॉसिबल है? दूसरा सवाल ये है कि इस तीर्थयात्री वाले ग्रुप में फॉरेनर्स क्यों थे? क्या वो ट्रेडर्स थे या फिर वो कोई एक्सप्लोरर्स थे या शायद कोई अननोन हिमालयन रूट था जहां से यूरोप का कनेक्शन एग्जिस्ट करता था? तीसरा सवाल ये है कि क्या और भी स्केलेटन्स हैं जो इस लेक के नीचे दबे हुए हैं? साइंटिस्ट के हिसाब से लेक के बेस में और भी बॉडीज दबी हुई होंगी जिन्हें एक्सट्रैक्ट करना लगभग नामुमकिन सा है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस थ्योरी है इस लेक के बारे में, उसे भी देख लेते हैं। ये थ्योरी कहती है कि यहाँ एक रिचुअल सुसाइड हुआ होगा, मतलब 50-60 लोगों ने एक साथ सुसाइड किया होगा अपने धर्म के लिए, अपने रिचुअल्स के लिए। ये शायद सबसे फेमस थ्योरी होगी, लेकिन जिस हिसाब से लेक में स्केलेटन्स फैले हुए हैं ये थ्योरी सही तो नहीं लगती। खैर, आखिर में बात यही निकल कर आती है कि रूपकुंड अभी भी हाफ सॉल्व्ड मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ने जो कहानी बनाई है अगर उसे माने तो रूपकुंड एक रिमाइंडर है कि चाहे ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, नेचर हमेशा सबसे ताकतवर रहेगा जो किसी भी सिविलाइजेशन को आसानी से मिटा सकता है। इस कहानी में एक फ्रीक हेलस्टॉर्म ने पूरे ग्रुप को कुछ मिनटों में खत्म कर दिया, बच गई तो सिर्फ उनकी हड्डियां। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी खास वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।